हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज़ अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड वाइट एंड टुडे वी विल स्टडी हिस्ट्री ऑफ क्लास 10th। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफ हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें हम लोग कुछ हद तक के एक्सप्लेनेशंस तक पहुंच गए थे। इन द प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था द एज ऑफ रेवोल्यूशन का थोड़ा इंट्रो पार्ट डिस्कस किया था, बट एज ऑफ रिवोल्यूशन में और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स और कंडीशंस हुए हैं। आज हम लोग उन सब टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। ओके तो बिफोर मूविंग ऑन मैं आप लोगों को थोड़ा रिकॉल करवाती हूँ कि एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्टिंग पीरियड और उसका एंड पीरियड क्या, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या, द एज उस रेवोल्यूशन का जब फ्रांस में चीज़ें डेवलप होने लगी, चेंज होने लगी, तो वो टाइम पीरियड कौन सा था। दैट इज़ बिटवीन 1830 टू 1848। ओके ये ऐसा टाइम था जब कुछ यहाँ पर एक बहुत अच्छा चेंज हुआ था इन अ रोमांटिक वे। थोड़ा साउंड्स फनी, बट आप लोग जब बुक्स देखोगे तो आपको भी ये पॉइंट और ये पार्ट मिलेगा बुक में भी। इन अ रोमांटिक वे या कह सकते हो इन अ मॉरलिटी वे, लोगों की फीलिंग्स में एक चेंज हुआ था कि यहाँ की जो कल्चर है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पे लोगों के बीच में नेशनलिस्ट वाली फीलिंग लाने के लिए। द आर्ट, लैंग्वेज, म्यूज़िक, वो जो कल्चर, मतलब हर तरह का वहाँ जो कल्चर यूज़ होता था ना बच्चों, वो लोगों को इन्हांस करा था, उनके अंदर की इंकरेजमेंट को इंक्रीज़ करा था, नेशनलिज्म वाली फीलिंग को और बढ़ा रहा था। कभी होता है ना कि हम कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं तो कुछ देर के लिए दिल में कुछ कुछ होने लगता है, या कभी कभी अगर कोई अच्छे सोल्जर की स्टोरी देख लो, कोई ऑटोबायोग्राफी देख लो, या किसी आर्मी सोल्जर की स्टोरी जो कि बहुत अच्छी ब्रेवरी वाली स्टोरी होती, करेजेस, तो हम भी थोड़ा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग करेज वो वाला फील करते हैं। तो वैसे यहाँ लोगों के साथ भी नेचुरल है, हमारी नेचुरल इनहेरिटेंस फीलिंग है कि वो जागने लगी थी। वहाँ पे लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था। मैं कह सकती हूँ कि आप लोग रशियन लैंग्वेज जो था वहाँ पे, रशियन लैंग्वेज हर जगह इम्पोज, हर जगह लागू हो गया था। रशियन लैंग्वेज और इम्पोज एवरीवेयर। इवन इन 1831 एक आर्म जो रिबेलियन हुआ था, लोगों ने वहाँ पर भी रिबेल किया था रशियन रोल के खिलाफ, जो कि हर जगह अल्टीमेटली एक टाइम पे क्रश्ड हो गया था। इसका मतलब वहाँ पे डोमिनेशन पार्ट कौन निभा रहा था, वहाँ पे लोगों के बीच में ये जो रोमांटिक फीलिंग, मतलब ये जो फीलिंग वाली नेशनलिज्म थी, ये कल्चर वाइज बहुत बढ़ रही थी। लोग अपने नॉर्मल लाइफ में वैसा इनपुट फील कर रहे थे। इवन जो रशियन लैंग्वेज थी वो हर जगह इम्पोज कर दी गई थी। और 1831 में कुछ आर्म्ड रिबेलियंस ने रेबल अगेंस्ट किया, उन लोग के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट की, और वो लड़ाई रशियन रूल के खिलाफ थी। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली क्या हो गई, दबा दी गई, क्रश्ड कर दी गई। वो जो रेबेलियंस जो स्टार्ट हुआ था, वो रेबल वो लोग का सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसी बीच एक और इंसिडेंट हुआ था इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। उस टाइम का हंगर रेवोल्यूशन, हार्डशिप, लोगों को क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या स्ट्रगल हो रही थी, और उस टाइम के कुछ रिवोल्ट जो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, उसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो यूरोप ने फेस किया था, इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज़्यादा फेस किया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाइज इकोनॉमिक लेवल पे वो देश बहुत ज़्यादा गिरते जा रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों वहाँ पे हर लोग क्या था, प्राइजेज इंक्रीज होना, हर वक्त वॉर में लगे रहना, तो वहाँ पर कंट्री का कोई भी इकोनॉमिकल सेशन अच्छा नहीं हो रहा था, बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही थी, बहुत लोग वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। अभी ये कंट्री जो है अभी डेवलपमेंट सेक्टर तक पहुंची भी नहीं थी, अभी तो सब जगह रेबेलियन से यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और नेशनल आइडेंटिफिकेशन वाली वॉर चल रही थी अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1830s का जो पीरियड चला तुम्हारा यूरोप में, इसने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मुश्किलें देखी। ये देश बहुत ज़्यादा उस टाइम कहो कि गरीबी की हाल से जूझ रहा था। जो पहला फर्स्ट हाफ था हमारे 19th सेंचुरी का, उसने इस पॉपुलेशन में देखा कि बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ने लगा पूरे यूरोप में। मतलब हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ऐसी थी कि पूरा यूरोप में पॉपुलेशन जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। ऑब्वियसली जब भी किसी भी देश का अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है बच्चों, लोग वहाँ पर तेज़ी से अगर पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, लोग वहाँ पे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे जनरेशन बढ़ रही है, तो उन्हें इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगर नहीं मिलता तो वहाँ पे स्कैरसिटी आती है, पॉवर्टी आती है, हार्डशिप्स आती है। तो यहाँ पे यूरोप में भी यही हो रहा था। स्टार्टिंग 1830s में यूरोप ने फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना शुरू किया, और 19th सेंचुरी के हाफ आते आते तक यूरोप ने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज होने लगा,
बढ़ोतरी होने लगी लोगों की भीड़ में, जिसके वजह से ऑब्वियसली है कि इकोनॉमिक लेवल उनका और क्या होगा, डाउन होगा, बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे लोग बढ़ रही है, उनकी नीड्स बढ़ रही है, लेकिन यूज़ करने का सामान कम है, तो ऑब्वियसली भगदड़ तो मचेगी। तो यहाँ पे भी वही हो रहा था। तो इस वजह से जब डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाता है। यहाँ पे भी फूड ग्रेन्स का प्राइसेस बढ़ने लगा, ठीक है। और एक साल आया जब मतलब फूड ग्रेन्स का बढ़ता हुआ प्राइस, यहाँ पे कंटिन्यूसली फूड ग्रेन्स अपना प्राइस बढ़ाते हैं क्योंकि कम था, और एक साल हमेशा बैड हार्वेस्ट होता था। इन सब की वजह से क्या होने लगा, यहाँ के टाउन्स और कंट्रीज़ में बैंकरप्सी आने लगी, चीज़ों में कमी होने लगी। यूरोप के टाउन्स और यूरोप पूरी कंट्री ने क्या चीज़ फेस किया, बैंकरप्सी। यहाँ पे खाने के लाले पड़ गए, कहते हैं ना, खाने को लाले हो गए थे। हाँ, लोग खाने के लिए भी स्ट्रगल करने लगे, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए कुछ रह ही नहीं रहा था, जो था वो बहुत महंगा था। और आता कहाँ से, महंगा होना ज़रूरी, महंगा तो हो ही सकता है ना, क्यों, क्योंकि उनकी हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कम है, तो जितनी है उसमें उन्हें अपना कमाई करना है, तो वो क्या करेंगे, उसकी प्राइस को हाई कर देंगे। यही चीज़ यहाँ हो रहा था। और 1848 में ऐसा टाइम आया, मतलब कुछ साल बाद देखो यहाँ पर टाइम इतना बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि यहाँ पे फूड की स्टोरेज होने लगी, खाने की कमी होने लगी, और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई पॉपुलेशन में, ठीक है। पेरिस आउट ऑफ द रोड्स, मतलब कि ये जो पेरिस था, यहाँ पे लोग जितने भी थे, अभी हमने स्टार्टिंग में इससे पहले देखा ना कि यूरोप में सडनली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो लोग जब जनरेशन बढ़ेगी तो उनके खाने के लिए लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कहाँ से खाएं, कहाँ से करें। तो यहाँ पर जब पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, खाने की कमी होने लगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगी। यहाँ पे वर्किंग सेशन था ही नहीं, कहीं पे बहुत कम लेबरर्स जहाँ पे होने चाहिए वहाँ पे मौजूद थे, और जगह पे कोई वर्किंग अपॉर्चुनिटी थी नहीं। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, पॉपुलेशन पेरिस का मतलब ऐसा होने लगा कि आधे से ज़्यादा लोग सड़कों पर आ गए थे। तो ये थी वहाँ की हार्डशिप, वहाँ का हंगर सिस्टम, ठीक है। और अब नया तरह का रिवोल्ट हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गए। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा दूसरा टॉपिक जो है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लिबरलिज्म वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ये जो एक कंटेंट है हमारा लिबरलिज्म, लोग इसका मतलब समझने लगे थे, इसके लिए लोग रिएक्ट करने लगे थे। तो जो रेवोल्यूशन था लिबरल्स का, आज अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जब लोग लिबरलिज्म समझने लगे, आज़ादी क्या होती, फील फ्री, फ्रीडम का अपना अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे जो लिबरल्स थे उन्हें फ्रीडम का मज़ा उन्होंने चख लिया था, अब उसके खिलाफ वो एक रेवोल्यूशन कर रहे थे। ऑब्वियसली जब हम एक बार आज़ाद हो जाते तो हम दोबारा किसी के कंट्रोल में आना नहीं चाहते। तो यहाँ पर अभी भी फ्रांस, यूरोप ये सब स्ट्रगल कर रहा था, फुली अभी भी रिपब्लिक नहीं हुआ था, अभी टाइम कुछ और बाकी था। 1848 के दौरान बच्चों एक रेवोल्यूशन हुआ जो मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोगों ने किया था। हमने प्रीवियसली भी ये बात पढ़ी है कि 1848 में लिबरल्स ने एक रेवोल्यूशन लेड किया था, ठीक है। लिबरल्स के कौन सी क्लास ने, मिडिल क्लास। तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड है ना, इमर्जिंग ऑफ मिडिल क्लास, वहाँ पे मिडिल क्लास इमर्ज हो रहे थे। तो उन लोगों ने एक रेवोल्यूशन लेड किया। मिडिल क्लास के कौन से स्टेटस के लोग, वो जो एजुकेटेड पीपल थे, उन लोगों का जो रेवोल्यूशन था वो चल रहा था, गोइंग ऑन स्टेज पे था, रेवोल्यूशन स्टार्ट था। मेंस और विमेंस जो भी थे लिबरल मिडिल क्लास के, वो डिमांड कर रहे थे कि स्टेट लेवल पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें दे, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे जिसमें उन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिले, किसी भी जगह से जुड़ने का और प्रेस का उन्हें फ्रीडम मिले। इस रेवोल्यूशन में लिबरल हुए वे ना सिर्फ मेन बल्कि वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही थी, और वो भी यहाँ के पार्लियामेंट, स्टेट पार्लियामेंट से, यहाँ के नेशन से डिमांड्स कर रही थी, उनके सामने खड़ी होती थी, अपने ओपिनियंस रखती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग ये डिमांड करने लगे कि उन्हें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो जहाँ पर उन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिले, फ्रीडम ऑफ स्टैंडिंग मिले, खुद के लिए बोलने का मौका। ये सारी जो फ्रीडम जो अभी भी उन्हें सीमित करके रखी गई थी, वो ये सब चाहती थी। मतलब वो हर फील्ड में लिबरलिज्म चाहती थी, हर फील्ड में यहाँ के लोग लिबरल होना चाहते थे। दैट इज़ वाई इस टॉपिक का नाम है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है। तो एक लार्ज नंबर ऑफ जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो साथ में आए। इस टाइम के बाद बहुत ज़्यादा जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन थे वो साथ मिले, साथ में आए कहाँ, फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट क्या है बच्चों, फ्रैंकफर्ट एक कॉमर्शियल सिटी है वेस्टर्न जर्मनी में, ठीक है।
वो एक हम कह सकते हैं एक होता है ना, जब भी हम लोग वोटिंग या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए जाते हैं तो हम लोग हमेशा हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होता है या कोई सेशन हाउस होता है या लॉकडाउन बोल रही हूँ, लॉकडाउन या फिर हमारे लिए कोई डिस्कशन सेंटर होता है, पोडियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा मेन सेंट्रल एरिया था और ये बहुत फेमस था हमारे जर्मनी में, ठीक है। उस जर्मनी में ये जगह थी फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट कौन सी जगह थी, एक कॉमर्शियल सिटी वेस्टर्न जर्मनी में, ठीक है। तो ये उस जगह पे सब लोग इकट्ठा हुए, किस लिए इकट्ठा हुए भाई, सारे के सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्यों एक साथ हैं, वोट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो जर्मन नेशनल असेंबली को वोट कर सके। क्योंकि अभी इन्होंने क्या डिमांड किए थे, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा पार्लियामेंट प्रिंसिपल डिमांड किया था जहां इन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिले, कि किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब लोगों ने मिल करके सोचा कि हमें ही कुछ करना चाहिए, सब लोग मिल करके एक जगह पर आए, उस जगह से इन लोगों ने वोट किया, और वोटिंग इन्होंने किस लिए किया, टू फॉर्म अ जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है। एक जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म करने के लिए सब ने वोट किया। तो 18 में 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए, और वो लोग कहाँ गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जा करके अपनी अपनी जगह ली उन लोगों ने, और वहाँ से जाके वो लोग गवर्न करने लगे। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाके कौन सी जगह पर, सेंट पॉल चर्च में गए। इन 1848 831 लीडर्स हुए, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया, चुना गया, और वो लोग सब अपनी अपनी जगह पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए, अपनी अपनी सीट्स मतलब अपनी अपनी रिस्पेक्टेड पोजीशन को उन लोगों ने होल्ड किया, क्योंकि वो लोग जीत चुके थे, और फिर वहाँ से उन लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ये लोग प्रोग्रेस किए, यहाँ पे ये लोग सक्सेसफुल हुए, इनका रेवोल्यूशन क्या हुआ सकता है, इन्होंने वोट किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे चले गए, और वहाँ से अपना काम ये लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड फॉर जर्मनी नेशनल वाज हेडेड बाय अ मोनार्की। जो कॉन्स्टिट्यूशन हो रही थी, ड्राफ्ट जो हो रही थी, वो कौन हेड कर रहा था, उसे कौन मॉनिटर कर रहा था, एक मोनार्की मॉनिटर कर रही थी। अभी भी यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम चल रहा है, फेडरल सिस्टम अभी तक नहीं आया, यहाँ पे दोनों तरफ से यूनिटरी सिस्टम चल रहा है। तो अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ड्राफ्ट हो रहा था, जो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन कट, कॉपी पेस्ट, शेप अप, ड्राफ्ट आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फाइन करना, शेप अप करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, उसे कौन मॉनिटर कर रहा था, मोनार्की, ठीक है। और वो कौन, उसके लिए सब्जेक्टेड कौन था, पार्लियामेंट। मोनार्की उसे देख रही थी, लेकिन हमने क्या देखा था, मोनार्की की पावर कॉन्स्टिट्यूशन मॉनिटर करेगी। तो इसके लिए इस पावर के लिए मॉनिटर कौन कर रहा था, मोनार्की, लेकिन उसके लिए सब्जेक्टेड कौन थे, पार्लियामेंट सब्जेक्टेड थे, ठीक है। जो क्राउन था यहाँ पर, ऑब्वियसली मोनार्की है तो कोई ना कोई किंग और लीडर तो होगा ही। यहाँ पे जो क्राउन था वो किसी ऑफर किया गया, अब ये मोनार्की है, सीट तो खाली रहेगी ही नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई तो रूलर चाहिए, सो दैट ही और शी कैन रूल। तो यहाँ पे एक ही को चुना गया, वो कौन थे, फ्रेडरिक वेलहेम, ठीक है। फ्रेडरिक वेलहेम IV को चुना गया यहाँ पर क्राउन के लिए, कि क्राउनिंग की जाए, उन्हें यहाँ का राजा घोषित किया जाए। लेकिन ये फ्रेडरिक वेलहेम कौन थे, प्रुशिया के किंग थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, वहाँ के राजा चुनने जाने से इनकार कर दिया, ही रिजेक्टेड इट, ठीक है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद अनर मोनार्क्स जो थे वो क्या होने लगे, अपोज करने लगे, इलेक्टेड असेंबली के ऊपर दबाव डालने लगे, क्योंकि जब इन्हें चुना गया कि आप यहाँ की अपने शासन आके संभालिए, यहाँ के वर्क्स को लुक आफ्टर कीजिए, तो फ्रेडरिक जो पर्शिया का राजा था उसने रिजेक्ट कर दिया ये ऑफर कि वो यहाँ की क्राउनशिप एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसकी वजह से जो बाकी मोनार्क्स जितने भी थे, बाकी जो भी यूनिटरी सिस्टम में रन कर रहे थे, उन सारे ने क्या किया कि जो इलेक्टेड असेंबली 831 रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट हुए थे, जो जर्मन नेशनल असेंबली जो बनी थी, उसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया किंगशिप के लिए, कि कोई ना कोई क्राउनिंग तो होनी चाहिए, किसी ना किसी को तो राजा बनाना ही चाहिए। जो मिडिल क्लास थी उसने क्या किया, पूरे पार्लियामेंट को कंट्रोल करने लगी। ऑब्वियसली मिडिल क्लास ही सब कुछ रूल कर रही है ना, अभी सारा रेवोल्यूशन, सारा प्रोग्राम्स तो मिडिल क्लास, वो मतलब ये लिबरल्स भी कहाँ से है, मिडिल क्लास से ही ना इमर्ज हुए। तो मिडिल क्लास अभी क्या होने लगी बच्चों, यहाँ पे मिडिल क्लास सबसे पावरफुल हो रही है। अभी देखा आपने, मिडिल क्लास पार्लियामेंट को डोमिनेट कर रही है, मतलब कि कंट्रोल कर रही है पार्लियामेंट को। और लार्ज नंबर ऑफ विमेन्स यहाँ पर इस लिबरलिज्म में बहुत बड़े पैमाने पे औरतें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, सारे प्रोग्राम्स में, सारे रेवोल्यूशन में, सारे एंटी मेजर्स में, जितने भी काम थे। ना सिर्फ मर्द, एट द सेम टाइम विमेन्स भी यहाँ पे पार्ट ले रही हैं।
एकदम मतलब मैं कहती हूँ ना एकदम रिस्पेक्टिव इक्वल मैनर में हर लिबरल मूवमेंट में औरतें यहाँ पे पार्ट लेने लगी। औरतों ने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने न्यूज़पेपर्स भी फॉर्म करना शुरू कर दिया और जो पॉलिटिकल मीटिंग्स थी वो इसमें पार्ट लेने लगी, वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करने लगी, खुद को शो करने लगी, खुद को स्टैंड अपने लिए स्टैंड लेने लगी, वुमेंस के लिए स्पीकअप करने लगी, उन्हें क्या चाहिए, उनकी ओपिनियंस क्या है, उन्हें कैसे रहना चाहिए, इवन उनकी अथॉरिटी क्या, वो सब वो खुद जाके स्टैंड बाय बोलने लगी। इसका मतलब कि विमेंस फुल्ली लिबरल होने लगी। हर सेकेंड एसोसिएशन में, हर सेकेंड रेवोल्यूशन में विमेंस यहाँ पे इक्वली पार्टिसिपेट करने लगी। बट इसके बावजूद इंस्टेड ऑफ दैट उन्हें एक चीज़ थी वो नहीं मिल रही थी, दैट इज सफ्रेज राइट्स। अभी भी उन्हें एक चीज़ से इनकार किया गया था, सफ्रेज राइट्स उन्हें अभी भी नहीं मिल रहे थे। What is the meaning of suffrage rights बच्चों? Suffrage rights is that right, suffrage right एक ऐसा राइट है जो हमें वोट करने के लिए अलाउ करता है। Suffrage right is the right to vote। तो इन्हें अभी भी सफरेज राइट के लिए अलाउंस नहीं मिली थी, बार बार डिनाई कर दिया जा रहा था इनके उस राइट्स को, वुमेन्स को। ठीक है, तो इलेक्शंस और जितने भी असेंबली के इलेक्शंस होते थे विमेन यहाँ पे इक्वली पार्टिसिपेट करी, लेकिन असेंबली के इलेक्शंस में विमेन्स को अभी भी सफरेज राइट्स नहीं दिए जाते। मतलब राइट टू वोट अभी भी असेंबलीज में इन्हें नहीं मिल रहे थे। अगर असेंबली में कोई भी इलेक्शंस होती थी तो वहाँ पर विमेन्स पार्टिसिपेट नहीं करती थी। मगर अगर कोई रेवोल्यूशन है, अगर कोई एंटी पार्टी है, अगर कोई और सेक्ट है मेजरमेंट से यहाँ के वेलफेयर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, तो वहाँ पे विमेन्स इक्वली पार्टिसिपेट करती थी। इवन वो पार्लियामेंट में भी अपनी जगह के लिए स्टैंड लेती थी। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई असेंबली वाली इलेक्शंस हो, अगर कोई भी इलेक्शंस होती थी तो उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। ठीक है, एक साल बाद इन द ईयर आफ्टर हम कह सकते हैं आपका 1848, इसके एक साल बाद ही मैं बताती हूँ। इसके एक साल बाद क्या हुआ, ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कीज थी सेंट्रल और तुम्हारा ईस्टर्न यूरोप की, वो सारी क्या हो गई, इंट्रोड्यूस नए नए बदलाव इंट्रोड्यूस करने लगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे पहले जो औरतें कभी निकलती नहीं थी, जो कभी सेफगार्ड महसूस नहीं करती थी, वो सब क्या हो रहा है, अब चेंज होने लग रहा है। अब यहाँ पर विमेन इक्वली फाइट कर पा रही, दे फील सेफ, दे फील सिक्योर बिकॉज दे आर फीलिंग स्ट्रांग। तो यहाँ पे जितनी भी मोनार्कीज, ऑटोक्रेटिक जितनी भी मोनार्कीज थी जो सेल्फ गवर्निंग थी, यहाँ पे वो सारी क्या करने लगी, ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल और ईस्टर्न मतलब मेन और ईस्टर्न यूरोप में, वो सब अपने ऑटोक्रेटिक मैनर्स में चेंज करने लगी, बदलाव लाने लगे। ठीक है, और ये सब ऑलरेडी हो रहा था। वेस्टर्न यूरोप में तो ऑलरेडी होने लगा था, बदलाव होने लगे थे। 1815 से पहले ही वहाँ पे चेंजेस होने लगे थे। और ये जो सेफ्डम है, मतलब ये जो स्लेवरी सिस्टम था वहाँ का, और बॉन्डेशन जो था कि हर पावर को लिमिट किया जाए, उन्हें उस चीज़ की इजाज़त नहीं, उन्हें उनका अलाउंस नहीं मिलता, वो काम नहीं कर सकते, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं वोट नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ अब अबॉलिश होने लगी, ख़त्म होने लगी। ठीक है, और ये दोनों जगह पे होने लगा। अभी हमने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात की थी, मतलब ये हैंड्सबर्ग और रशिया दोनों में होने लगा। ठीक है, ये जो सैंड्सबर्ग जो रशिया, ये जो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग पावर जिन्हें हम लोग कहते हैं डोमिनियन है एक दूसरे के, ये लोग सब जगह यहाँ पे ना सिर्फ एक जगह बल्कि बाकी जगह भी बदलाव होने लगे। किस तरह पे, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो इन लोगों की थी उस सेक्टर में ये लोग चेंजेस करने लगे। यहाँ पे लोग बदल रहे थे, व्यूज़ बदल रहे थे, एट द सेम टाइम वहाँ की सिस्टम भी अपने काम करने का तरीका चेंज कर रही थी। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो एज ऑफ रेवोल्यूशन था उसने कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। ये एज ऑफ रेवोल्यूशन सच में एज ऑफ रेवोल्यूशन था बिटवीन 1830 टू 1848। 1848 के एक साल बाद ही यहाँ पे चेंजेस होने लगे, यहाँ के सिस्टम बदलने लगे। यहाँ पे जो स्लेवरी सिस्टम था, जो बॉन्डेशन सिस्टम था लोगों में, वो ख़त्म हो गया, अबॉलिश हो गया जगह पे जगह जगह, और एक को देख के दूसरे लोग भी ऐसा करने लगे। तो वी कैन से दैट कि जो एज ऑफ रेवोल्यूशन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। ना सिर्फ मेन एज वेल एज वुमेन ने भी यहाँ पे इक्वली पार्टिसिपेट किया इन दिस एज ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, आज के लिए आपकी एक्सप्लेनेशन इतनी ही यहाँ पे एंड होती है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, एंड आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हमारा चैप्टर कब तक एंड होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। सो टिल देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, आप उसे देखिए, रिलेट कीजिए, टॉपिक को देखिए, अपने वीडियोज़ देखिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, आई विल आंसर योर एनी क्वेरीज। ओके, till then don't forget to study a little bit, stay safe बच्चों, thank you for listening me।